एक वक्त की बात है कि अरब के एक गांव में अलाउद्दीन नाम का एक गरीब मगर चालाक नौजवान रहता था। वो अपनी वालिदा के साथ एक छोटे से घर में रहता और रोज़मर्रा की छोटी मोटी मेहनत मजदूरी से गुजारा करता था। अलाउद्दीन का दिल हमेशा किसी बड़ी मुहिम की तलाश में रहता था, लेकिन इसकी ज़िंदगी में कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई थी। एक दिन एक अजनबी आदमी गाँव में आया। वो जादूगर था, लेकिन उसने खुद को अलाउद्दीन का चचा जाहिर किया। उसने अलाउद्दीन को यकीन दिलाया कि वो इसकी मदद करना चाहता है और इसे एक खुफिया ख़जाने की तलाश में ले जाना चाहता है। अलाउद्दीन, जो हमेशा किसी एडवेंचर की तलाश में रहता था, फौरन राजी हो गया। जादूगर अलाउद्दीन को शहर के बाहर एक वीरान जगह ले गया, जहां ज़मीन के नीचे एक गार छपी हुई थी। इसने अलाउद्दीन से कहा कि यह गार जादुई है और इसमें बेशुमार खजाने छुपे हुए हैं। इसने अलाउद्दीन को गार के अंदर जाने का कहा और ताकीद की कि एक पुराना चिराग ज़रूर लेकर आए। अलाउद्दीन गार में दाखिल हुआ तो इसने हैरत अंगेज़ मनाजिर देखे। वहाँ जवाहरात, सोने और कीमती पत्थरों के ढेर थे, लेकिन इसकी तवज्जो एक मामूली से चिराग पर गई जो गुबार में लिपटा हुआ था। अलाउद्दीन ने चिराग उठाया और ख़जाने से कुछ जवाहरात भी अपने साथ रख लिए। जब वो वापस निकलने लगा तो जादूगर ने गार के दहाने से ज़ोर से कहा, चिराग मुझे दो। अलाउद्दीन ने चिराग देने से इनकार कर दिया, जिस पर जादूगर ने गुस्से में आकर गार का दरवाज़ा बंद कर दिया और अलाउद्दीन को अंदर कैद कर दिया। मायूस होकर अलाउद्दीन ने गार में बैठकर चिराग को साफ करने की कोशिश की। जैसे ही इसने चिराग को रगड़ा, एक ज़ोरदार धुआं निकला और एक जिन जाहिर हुआ। जिन ने कहा, मैं इस चिराग का गुलाम हूँ, जो हुक्म दोगे मैं पूरा करूँगा। अलाउद्दीन हैरान और खुश हुआ। इसने जिन से कहा कि इसे गार से बाहर निकाले। जिन ने फ़ौरन हुक्म माना और अलाउद्दीन को अपनी माँ के पास वापस पहुँचा दिया। अलाउद्दीन ने अपनी माँ को सारी कहानी सुनाई और चिराग को संभाल कर रख लिया। जल्द ही जिनकी मदद से अलाउद्दीन ने अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाया। वो एक शानदार महल में रहने लगा और खुशहाल ज़िंदगी गुजारने लगा। एक दिन अलाउद्दीन ने बादशाह की बेटी शहजादी बदर अल बदूर को देखा और इससे मोहब्बत कर बैठा। अलाउद्दीन ने जिनकी मदद से बादशाह को शानदार तोहफ़े भेजे और शादी का पैगाम दिया। बादशाह ने पहले हिचकिचाहट का मुजाहरा किया, लेकिन आखिरकार अलाउद्दीन की सखावत और दिलदारी देखकर शादी की इजाज़त दे दी। अलाउद्दीन और शहजादी बदर अल बदूर की शादी धूमधाम से हुई, लेकिन जादूगर ने चिराग का राज जान लिया था और उसकी तलाश में रहा। इसने चालाकी से चिराग चुराया और जिनकी मदद से अलाउद्दीन का महल और शहजादी को छीन लिया। अलाउद्दीन को अपनी अक्ल और बहादुरी से जादूगर को शिकस्त देनी पड़ी। आखिरकार इसने चिराग वापस हासिल किया और जादूगर को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। अलाउद्दीन और शहजादी ने खुशी खुशी ज़िंदगी बसर की। उन्होंने चिराग को एक यादगार के तौर पर रखा, लेकिन कभी इसका गलत इस्तेमाल नहीं किया। अलाउद्दीन ने सीखा कि असल खुशी मोहब्बत, हिम्मत और मेहनत में है। शहजादा असफंद अपनी सल्तनत में सबसे ज़्यादा अक्लमंद और बहादुर समझा जाता था। महल के लोग उसकी तारीफ करते ना थकते और उसके वालिद बादशाह उसे अपनी सल्तनत का वारिस बनाने के लिए बेताब थे। मगर शहजादे के दिल में हमेशा कुछ अधूरा सा महसूस होता था। हर रात जब सब लोग गहरी नींद सो रहे होते, शहजादा महल की छत पर बैठा आसमान को तिखा करता। वो अक्सर सितारों से मुखातिब होता, ये सितारों, क्या मेरी ज़िंदगी यही है? क्या मुझे किसी और मकसद के लिए पैदा किया गया है? इसी दौरान एक रात आसमान से एक सुनहरी जुगनू नमूदार हुआ। इस जुगनू ने शहजादे के दिल को एक अजीब सुकून बख्शा और सरगोशी की, ए असफंद, तुम्हारी तलाश ख़त्म होने को है। अगर तुम अपनी तकदीर का राज जानना चाहते हो तो मेरे पीछे आओ। पुरस्रार जुगनू की पैरवी शहजादा अपने वफादार घोड़े नूर पर सवार हुआ और जुगनू के पीछे रवाना हुआ। रास्ते में महल के मुहाफिजों ने इसे रोकना चाहा, मगर शहजादे ने कहा, ये मेरा मुकद्दर है, मुझे रोको मत। नूर तेज़ रफ्तारी से जंगल की गहराई में बढ़ता रहा। रास्ते में छोटे चैलेंजेस पेश आए। एक नहर जिसका पिल मुनहदम हो चुका था और एक जंगली जानवर जिसने उनका रास्ता रोका। मगर शहजादे ने अपनी अक्ल और बहादुरी से उन सब का सामना किया। जादुई पुल का इंकिशाफ रात के आखिरी पहर में शहजादा एक अजीब मकाम पर पहुंचा। वहाँ एक पुल हुआ में मुअल्लक था जो खालिस रोशनी से बना हुआ था। जुगनू रुककर बोला, ये पुल जादुई है और ये तुम्हें एक ऐसी दुनिया में ले जाएगा जहाँ तुम्हारे सवालात के जवाबात मौजूद हैं। मगर याद रखो, हर कदम एक आजमाइश होगा। शहजादे ने पुल पर कदम रखा तो एक नरम सी मौसीकी फिजा में गूंजने लगी। जैसे ही वो पुल के इख्तिताम तक पहुंचा, एक रोशनी के झमाके के साथ मंजर बदल गया। जादुई दुनिया में दाखलाए दुनिया मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ थी। आसमान हल्के नीले रंग का था जिस पर सुनहरी बादल तीर रहे थे। दरख्तों पर फल मोतियों की तरह चमक रहे थे और झीलें सोने और चांदी के पानी से भरी हुई थी। शहजादा इस हैरत अंगेज दुनिया में मशहूर हो गया
मगर जल्द ही इसने लोगों की उदास हालत देखी। एक छोटा बच्चा शहजादे के करीब आया और कहा, अजनबी, क्या तुम हमें इस मुसीबत से निजात दिलाने आए हो? शहजादा हैरान हुआ और बच्चे से पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? बच्चा बोला, जादूगरनी ज़ालमीन ने हमारी दुनिया को अपनी कैद में ले लिया है। इसने हमारे सूरज को कैद कर रखा है और हम हमेशा अंधेरे में रहते हैं। जादूगरनी की जस्तजू। शहजादा लोगों की रहनुमाई से जादूगरनी के कले का पता लगाने निकला। रास्ते में वो कई दोस्तों से मिला। बोलते दरख्त का तोहफा। एक कदीम दरख्त ने उसे एक जादुई ढाल दी जो जादूगरनी की शुआओं से बचा सकती थी। गीत गाने वाला परिंदा। एक परिंदा जो सच बोलने की सलाहियत रखता था, उसने कले के राज बताए। सिहर ज़दा भेड़िया। एक भेड़िया जो जादूगरनी के जादू से आज़ाद हुआ, शहजादे का वफादार साथी बन गया। 3 बड़ी आजमाइशें। जादूगरनी के किले तक पहुंचने के लिए शहजादे को 3 बड़ी आजमाइशों का सामना करना पड़ा। खूनी दरिया का इम्तिहान। दरिया बोल रहा था, जो भी मुझे पार करना चाहे, इसे अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी देनी होगी। शहजादे ने अपनी ताकतवर अंगूठी दरिया को दे दी, जो इसके वालिद की आखिरी निशानी थी। दरिया ने रास्ता खोल दिया। आतिशी पहाड़ का चैलेंज। किले के करीब एक पहाड़ था जो आग उगा रहा था। शहजादे ने अपनी अक्ल से काम लिया और परिंदे की मदद से महफूज रास्ता तलाश किया। जिनका इम्तिहान किले के दरवाजे पर एक जिन पहरा दे रहा था। जिन ने कहा, अगर तुम मुझे शिकस्त देना चाहते हो तो अपनी सबसे बड़ी कमज़ोरी बताओ। शहजादे ने कहा, मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी मेरी बेचैनी है, जो मुझे सुकून से जीने नहीं देती। जिन ने मुस्कराकर कहा, तुमने सच्चाई के साथ जवाब दिया, अब तुम जा सकते हो। जादूगरनी से जनकले के अंदर जादूगरनी ज़ालमीन ने शहजादे को देखा और कहा लगाया, क्या तुम समझते हो कि तुम मुझे शिकस्त दे सकते हो? ज़ालमीन ने जादुई गोले शहजादे की तरफ फेंके, मगर दरख्त की दी हुई ढाल ने शहजादे को बचा लिया। शहजादे ने जादुई पत्थर निकाला और इससे रोशनी की किरणें निकालकर ज़ालमीन की ताकत को ख़त्म कर दिया। ज़ालमीन चीख पुकार करती हुई ख़त्म हो गई और सूरज दोबारा चमकने लगा। लोग खुशी से झूम उठे और शहजादे का शुक्रिया अदा किया। वापसी और सबक। शहजादा जादुई पुल के जरिए अपनी दुनिया में वापस आया। इसका दिल सुकून से भर गया था। इसने अपने वालिद को सब कुछ बताया और कहा, अब मुझे अपनी ज़िंदगी का मकसद मालूम हो गया है। मैं अपने लोगों के लिए जीता हूँ। शहजादे ने अपनी सल्तनत को पहले से ज़्यादा खुशहाल और पुरअमन बना दिया और हमेशा इस जादुई दुनिया और पुल को अपनी ताकत का ज़रिया समझा। लड़का और हिरन की कहानी। आसमान की सैर। हाँ, और सोचो, कौस कज़ा को करीब से देखना, यह कितना खूबसूरत होगा। लेकिन अली, हम वहाँ जा कैसे सकते हैं? हम तो जमीन के रहने वाले हैं। हम कुछ ना कुछ तरीका ढूंढ सकते हैं। जंगल के सबसे ऊंचे दरख्त पर चढ़ते हैं, शायद वहाँ से आसमान तक पहुँचने का रास्ता मिल जाए। थोड़ी हिम्मत करो हिरन, हम करीब पहुँच रहे हैं। लेकिन अली, हम वहाँ जा कैसे सकते हैं? हम तो जमीन के रहने वाले हैं। हाँ, ये हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। देखो, ये सब कितना खूबसूरत है। ये लम्हा कभी ना खत्म हो अली। लेकिन अली, हम वहाँ जा कैसे सकते हैं? हम तो जमीन के रहने वाले हैं। तुम दोनों यहाँ तक पहुँचने वाले पहले दोस्त हो। क्या तुम आसमान की सैर करना चाहते हो? हाँ, कभी कभी सोचता हूँ वहाँ बादलों पर चलना कैसा लगेगा। हाँ हिरन, ये ख्वाब जैसा लगता है। देखो, कौस कज़ा कितनी करीब है। अली, ये दरख्त बहुत ऊंचा है। क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? फिर अपनी आंखें बंद करो। हाँ, तुमने हमारा ख्वाब सच कर दिया। ये लम्हा कभी ना खत्म हो अली। देखो, ये सब कितना खूबसूरत है। हाँ, तुमने हमारा ख्वाब सच कर दिया। दोस्तों, ये मेरी तरफ से तोहफा था। हमेशा हिम्मत और दोस्ती के साथ जिंदगी गुजारना। लड़का और हिरन की कहानी। आसमान की सैर। एक गांव के पास एक जंगल था जहां एक लड़का अली और एक हिरन बेहतरीन दोस्त थे। अली अक्सर जंगल में आता और हिरन के साथ खेलता। दोनों हमेशा मिलकर हंसते और वक्त गुजारते। एक दिन अली और हिरन एक पहाड़ी के किनारे बैठे आसमान की तरफ देख रहे थे। अली ने कहा, हिरन, कभी सोचा है कि आसमान पर जाना कैसा होगा? वहां से जमीन कैसी दिखाई देती होगी? हिरन ने खुश होकर कहा, यह बहुत मजे की बात होगी, लेकिन हम वहां कैसे जा सकते हैं? अली ने कहा, चुल्लू, कोई तरकीब सोचते हैं। कुछ देर सोचने के बाद दोनों ने फैसला किया कि वो जंगल के सबसे ऊंचे दरख्त पर चढ़ेंगे। शायद वहां से आसमान तक पहुंचने का रास्ता मिल जाए। चुनांचे अली और हिरन ने मिलकर दरख्त पर चढ़ना शुरू किया।
अली शाखों को पकड़कर ऊपर चढ़ रहा था और हिरन अपनी मजबूत टांगों की मदद से छलांगे लगा रहा था। जब वो दरख्त की चोटी पर पहुंचे तो आसमान पहले से ज्यादा करीब लगने लगा। अचानक एक बड़ा खूबसूरत सुनहरी परिंदा उनके सामने आ गया। परिंदे ने कहा, मैं तुम दोनों की दोस्ती और हिम्मत से मुतासिर हूँ। आओ मैं तुम्हें आसमान की सैर करवाता हूँ। अपनी आंखें बंद करो। अली और हिरन ने फौरन आंखें बंद की। जब उन्होंने आंखें खोलीं तो वो बादलों के दरमियान थे। नीचे जमीन बहुत छोटी नजर आ रही थी और चारों तरफ नरम सफेद बादल थे। परिंदा उन्हें एक बादल पर ले गया जहां वो उछलने कूदने लगे। वहां से उन्होंने रंगीन कौस कज़ा देखी, करीब से चमकते सितारे देखे और सूरज की रोशनी को महसूस किया। अली ने कहा, हिरन ये सब ख्वाब जैसा लगता है। हिरन ने मुस्करा कर कहा, हाँ, ये सब हमारी हिम्मत की बदौलत मुमकिन हुआ। परिंदा उन्हें कुछ देर आसमान पर घुमाने के बाद वापस दरख्त की चोटी पर ले आया और कहा, दोस्तों, हमेशा एक दूसरे के साथ रहना और बड़े ख्वाब देखने से मत घबराना। अली और हिरन। कहानी जादुई झील। एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम सारा था। सारा बहुत ज़हीन और मेहनती थी, लेकिन उसकी जिंदगी में हमेशा कुछ कमी सी महसूस होती थी। वो अक्सर गांव के बाहर एक खामोश झील के किनारे जाकर बैठती थी और सोचती रहती थी। झील के बारे में गांव में एक पुरानी कहानी सुनाई जाती थी कि वहां एक जादुई ताकत छिपी हुई है जो इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी करती है। कहा जाता था कि झील का पानी हर रात चांदनी से चमकता था और अगर कोई शख्स दिल से अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश मांगे तो झील का पानी उसे पूरी कर देता। मगर किसी ने भी कभी झील के राज को दरियाफ्त नहीं किया था, क्योंकि लोग कहते थे कि झील का पानी है बहुत गहरा है और वहां जाना खतरनाक है। एक रात सारा ने फैसला किया कि वो इस झील का राज जाने की कोशिश करेगी। उसके दिल में एक ख्वाब था। वो चाहती थी कि वो गांव की सबसे बड़ी मुआलिज बने ताकि वो लोगों की मदद कर सके। इस ख्वाब को पूरा करने के लिए उसे झील के राज का पता लगाना जरूरी था। सारा रात के अंधेरे में झील के किनारे पहुंची। झील का पानी चांदनी की रोशनी में चमक रहा था और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पानी में कोई जादू हो। सारा ने आंखें बंद की और दिल से अपनी ख्वाहिश की, मैं गांव की सबसे बड़ी मुआलिज बनना चाहती हूँ ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूं। जैसे ही उसने ये अल्फाज कहे, झील के पानी में एक रोशनी फूटी और अचानक सारा की आंखों के सामने एक प्रासरार दरवाजा नमूदार हुआ। इस दरवाजे के अंदर एक अजीब व गरीब दुनिया छिपी हुई थी। सारा ने बेखौफ होकर इस दरवाजे में कदम हिलाया रखा। वो एक ऐसी जगह पर पहुंची जहां बेशुमार जड़ी बूटियां, पौधे और दवा के अज्जा फैल हुए थे। एक दरख्त के नीचे एक बूढ़ी औरत बैठी थी जिसका चेहरा चमकदार है और नरम था। वो औरत सारा की तरफ देखते हुए मुस्कुराई और कहा, तुमने अपनी दिल की ख्वाहिश को सच समझा और अब ये झील तुम्हें वो इल्म देगी जिसे तुम तलाश कर रही थी। सारा ने हैरानी से पूछा, ये क्या है? बूढ़ी औरत ने कहा, ये झील की जादुई ताकत है। तुम्हें अपने इल्म और हुनर को लोगों की खिदमत के लिए इस्तेमाल करना होगा। यहाँ जो तुम्हें इल्म मिलेगा वो न सिर्फ तुम्हें मुआलिज बनाएगा बल्कि तुम्हें इस बात का शऊर भी देगा कि सच्ची शफा दिल से आती है, न कि सिर्फ दवा से। सारा ने बूढ़ी औरत की बातों को दिल से सुना और उसके बाद उसने झील के पानी से कुछ जड़ी बूटियां और इल्म हासिल किया। उसने वादा किया कि वो उस इल्म को कभी गलत मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करेगी। अगले दिन सारा गांव वापस आई। उसने अपनी मुआलिज की पेशावराना जिंदगी का आगाज किया और जो कुछ भी उसने झील से सीखा था उसे लोगों के लिए इस्तेमाल किया। उसकी शहरत जल्द ही गांव भर में फैल गई और लोग उसके पास आकर इलाज करवाने लगे। सारा ने हमेशा लोगों की खिदमत की और अपने इल्म को नेक मकसद के लिए इस्तेमाल किया। सारा की जिंदगी बदल चुकी थी और वो जान चुकी थी कि झील का राज सिर्फ इल्म नहीं था बल्कि इंसान की नेक नियति और खिदमत का जज्बा था। झील ने उसे वो ताकत दी थी जिससे उसने अपने एक दिन अनाबिया अपने दोस्तों के साथ पार्क में खेल रही थी तो उसने देखा कि यहाँ बहुत सारे प्यारे प्यारे फूल हैं। तो उसका दिल किया कि क्यों ना मैं भी एक फूल तोड़कर अपने घर ले जाऊं।
तो अचानक से उसने एक फूल तोड़ लिया और उसकी खुशबू को सूंघने लगी। दरअसल वो फूल एक जिन्नाती फूल था और अनाबिया उसे लेकर अपने घर जाने लगी और जिन उसके पीछे पीछे उसी के साथ जा रहा था। जैसे ही अनाबिया अपने घर पहुंची तो जिन वहाँ पहले से ही मौजूद था और वो उसे वो फूल देने लगा। जैसे ही अनाबिया अपने घर आई तो उसकी अम्मी ने देखा कि उसके हाथ में एक फूल है। तो उसकी अम्मी ने उससे पूछा कि तुम ये फूल कहाँ से लाई हो? तो उसने कहा मैं ये फूल बाग से लाई हूँ। फिर वो फूल अपनी अम्मी को देकर अपने कमरे में जाकर सोने लगी। जैसे ही वो सोई उसने देखा कि बहुत से जिन उसको तंग कर रहे थे, अजीब अजीब डरा रहे थे। वो बहुत डरने लगी। डरते ही उसने बहुत बड़े जिन को देखा। फिर अचानक से वो जिन उसे अपनी दुनिया में ले गया जहाँ बहुत सी आग थी। वो बहुत घबराई हुई थी तो उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर अचानक से उसने कुरान पाक की तिलावत करना शुरू कर दी। जैसे ही उसने कुरान पाक की तिलावत शुरू की तो उन जिन्नातों का जोर ख़त्म होने लगा। उसकी ताकत बिल्कुल ख़त्म हो गई, जैसे कि वो ज़मीन पे गिर गया। ज़मीन पे गिरकर मरने लगा और वो जिन मर गया, क्योंकि अल्लाह ताला के कुरान पाक में बहुत ताकत है। और जैसे ही वो मर गया तो एक अचानक से अल्लाह ताला का फरिश्ता आ गया और वो अनाबिया को एक रोशनी देने लगा, जिस रोशनी से उसको एक जन्नत मिल गई। उस जन्नत में खाने की हर चीज मौजूद थी और वो जन्नत बहुत खूबसूरत थी, जिसको देखकर वो बहुत खुश हुई और हर चीज खाने लगी। उस जन्नत में उसने एक प्यारा सा घर बना लिया और वहीं रहने लगी। ये सब उसको कुरान पाक की तिलावत की वजह से मिला, क्योंकि हम सबको भी अल्लाह ताला से मुश्किल में मदद मांगनी चाहिए। उस मुश्किल से निकाल कर हमें राहत नसीब फरमाए। तो दोस्तों, हम भी हमेशा मुश्किल में अल्लाह ताला को पुकारेंगे। ये कहानी है सनी और मिट्ठू की, जो बहुत अच्छे दोस्त हैं। एक दिन सनी बैठा हुआ था। वो स्कूल जाने के लिए अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा था कि अचानक उसकी नजर एक तोते पर पड़ी, जिसका नाम मिट्ठू था। मिट्ठू उड़ते हुए सनी के पास आ गया और मिट्ठू ने सनी से कहा, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? तो सनी ने कहा कि ठीक है, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर सनी जाकर मिट्ठू के लिए आइसक्रीम लेकर आया। फिर मिट्ठू खुशी से गुनगुनाने लगा। जब सनी ने मिट्ठू को गुनगुनाते हुए सुना तो सनी डांस करने लगा। फिर सनी उससे मिलकर अपने घर चला गया।
घर आकर उसने खाना खाया। इतने में शाम हो गई और सनी अपने दोस्तों के साथ पार्क में खेलने चला गया। फिर सनी मिट्ठू के गाने गुनगुनाता हुआ घर आ गया। सनी गुनगुनाता हुआ और अपने दोस्त मिट्ठू को याद करता हुआ घर आने लगा। घर आकर सनी सो गया। फिर उसने एक ख्वाब देखा जिसमें सोने का भरा हुआ संदूक था जो उसे बताना चाह रहा था सोने के बारे में। उसने ख्वाब में सनी को एक नक्शा दिखाया। फिर सनी उसके बताए हुए नक्शे पे चलना शुरू हो गया। उसी के बताए हुए रास्ते पे जब वो चलने लगा तो उसने एक दरवाजा देखा। जैसे ही उसने उस दरवाजे के अंदर झांक के देखा तो डाकुओं ने उसके दोस्त मिट्ठू को अपने कब्जे में लिया हुआ था। जैसे ही उसने देखा वो हैरान रह गया और अपने दोस्त को बचाने के लिए उन डाकुओं से लड़ने पहुंच गया और फिर अपने दोस्त मिट्ठू को उन डाकुओं से बचा लिया और Hey, Jerry, I made some cheese sandwiches. Want one? Wait a second, you're offering me cheese? The Tom offering me, Jerry, cheese? Are you feeling okay? Is this some sort of trap? Relax, Jerry. No traps this time. I actually made these for both of us. Just eat before I change my mind. Alright, but I've got my eye on you. Excuse me? I've got plenty of talents. I'm just selective about showing them. I'll admit, Tom, this is pretty good. Who knew you had a talent for making sandwiches? Hey, I made these sandwiches. No need to bring up old stuff. Selective, huh? Like that time you selectively got stuck in a glue trap? Careful, Jerry, or I might stop making sandwiches altogether. This is a one-time deal. You know, Tom, if you keep this up, I might actually start liking you. Challenge accepted. We'll see about that. I might just challenge you to a sandwich making contest next time. Hello, friends. How are you? Today, I am going to tell you a story about a crow. So let's start the story. On a bright summer day in the forest, a thirsty crow went on an expedition to look for water to drink. After looking everywhere, we finally found a pot of water on the land. As he landed near the pot, he saw that the mouth of the pot was too narrow and the water level was below his reach. He did not give up and thought of a smart solution. He collected a lot of pebbles and stones lying around in the area and put them into the pot to bring the water level at a higher level till he was successful in his goal. He quenched his thirst and flew back into the forest, happy and satisfied. A sunny suburban morning with three sisters excitedly preparing for an adventure outside their cozy brick house.
Haram, the eldest, stands confidently at the center, holding a map, her oval face glowing with determination. She has long, straight, dark brown hair tied neatly into a braid and wears a white shirt with denim overalls. Hamda, the middle sister, with her round face and wavy medium brown hair, adjusts her backpack with a curious look in her wide hazel eyes. She's dressed in a light green t-shirt and khaki pants. Hania, the youngest, with her heart-shaped face, curly black hair and mischievous grin, hops on the front steps in her bright yellow dress with white polka dots. The yard is lush with blooming flowers and the sky's bright blue. A magical forest entrance with sunlight streaming through towering trees. The sisters are stepping onto a narrow path surrounded by colorful wild flowers. Haram leads confidently, pointing ahead while holding Hamda's hand. Hamda looks around in awe, her wide hazel eyes taking in the glowing fireflies floating nearby. Hamda skips a few steps behind, giggling and tossing a small stick into the air, her curly black hair bouncing. The atmosphere feels alive with magic. Golden sparkles drift through the air, and distant bird songs can be heard. The sisters stop at a shimmering pond surrounded by soft moss and glowing flowers. The water sparkles as if filled with tiny stars, and sitting on a smooth rock is a golden frog wearing a tiny crown. Haram crouches down near the frog, her brown eyes wide with curiosity. Hamda kneels a few feet away, tilting her head in wonder, while Henya leans in excitedly, her hands resting on her knees. The surrounding trees reflect softly in the pond, and beams of sunlight create a dreamy, magical glow. The sisters sit on the grassy bank of the shimmering pond, deep in conversation about their wish. Haram speaks with confidence, her hands gesturing animatedly. Hamda sits cross-legged, thoughtfully holding her chin while glancing between her sisters. Hania claps her hands together with excitement, her grin mischievous and her dark eyes sparkling. The golden frog watches them attentively, its crown catching the sunlight. The background features the tranquil pond and softly glowing flowers swaying in the breeze, adding to the enchanting atmosphere. A towering, ancient oak tree transforms into a magical tree house. The structure features a cozy balcony, colorful slides spiraling down, and glowing lanterns hanging from the branches. A vivid rainbow arches above the tree, casting a gentle, multicolored glow over the scene. Haram stands with her arms wide, marveling at the treehouse. Hania jumps with glee, pointing at the slides. The enchanted forest surrounding the treehouse is alive with magic. Tiny glowing butterflies flutter around, and a soft golden mist lingers in the air. Inside the treehouse, the sisters explore a room filled with whimsical glowing toys. A hovering spinning top floats in the air, while a teddy bear waves from a shelf. Haram climbs a rope ladder to the treehouse's second level, her braid swaying behind her. Hamda lounges on a colorful beanbag, examining a glowing toy train with fascination. Hania slides down a brightly colored slide, her yellow dress flaring out as she squeals with delight. The room is bathed in warm golden light, and magical details like twinkling fairy lights and sparkling dust motes add to the enchanting feel.